मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले, लो बेटा ये तो तुम्हारा ही हक है। हेलो हाय, सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। सर्दियां करीब करीब बहुत कम हो गई हैं, तो अपना ख्याल फिर भी रखना है। सुबह शाम अपने जो है कपड़े को ढंग से पहन के रहिए। थोड़ा धूप में निकलने की आदत डालिए। अब तो सर्दी में धूप हो रही है, तो इससे अच्छी कौन सी बात है। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस से 28 करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके पहले मैंने रिकॉर्ड कर रखा था 1 घंटे का, लेकिन जो है किसी कारण बस वो सेव नहीं हुआ। मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए कहीं अगर थोड़ी बहुत सी आवाज़ लो या कुछ ऐसा लग रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, बहुत कम ही लोग कमेंट्स करते हैं। जैसे कि पूजा पाल जी, निधि जी बहुत दिन बाद कमेंट की थी, नम्रता जी कर देती हैं, और पूजा यादव जी, पूजा पाल जी, निधि जी, कंचन जी, यही लोग 2-4 गिने चुने लोग कमेंट करते हैं, और सब लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने में क्या जाता है, बस ज़रा सा आपको लिखना होता है। और लाइक तो कोई नहीं करती, यही 4-5 लोग लाइक भी करते हैं। इन लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोग से भी उम्मीद यही है, वो लोग भी मेरा साथ देंगे और सहयोग करेंगे। चलिए फिर दोबारा से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने कल जो चैप्टर था खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, उसका हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया था। आज 9वें क्वेश्चन से करेंगे। चलिए 9वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम क्या है, ठीक है। ब्राइनिंग, कैनिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन और लियोफिलाइजेशन, ठीक है। तो ब्राइनिंग मतलब होता है कि क्या होता है कि हम लोग जो मैरिनेट करने वाली सुविधा होती है ना, मैरिनेट करने वाली जो सुविधा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइनिंग बोलते हैं। मैरिनेट कैसे किया जाता है कि नमक, तेल, मसाला सब चीज़ को आपस में मिक्स करते हैं, फिर वो किसी मटन, मछली, फिश, इन सब पर जो है लगाकर इसको रात भर के लिए या जो है 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन दोबारा इसको हम लोग पकाते हैं। तो हम लोग नहीं, जो लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती, तो जो पकाते हैं फिर खाया जाता है, इसको मैरिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैरिनेट, ये ब्राइनिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद केनिंग, केनिंग का क्या अर्थ होता है, केनिंग का अर्थ ये होता है कि जो है इसको खूब अच्छे से क्या करते हैं, पहले पका लिया जाता है, और पकाने के बाद इसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, केनिंग को। क्रायो प्रिजर्वेशन को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन को बोलते हैं हम लोग कि इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज में रख देंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीज कर देंगे। जैसे इसको पकी हुई चीज़ को फ्रीज में रखना, जैसे दूध को उबाल कर फ्रीज में रखना, सब्जी को पका कर फ्रीज में रखना, ठीक है। और लियोफिलाइजेशन क्या होता है, लियोफिलाइजेशन होता है कि सूखी चीज़ को जो है फ्रीज़र में रखना। जैसे आप इसको मान लो कोल्ड स्टोरेज, आलू हो गया आपका, जो है सब्जियां, जो गोभी वोभी, ये सारी चीज़ हो गई इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा। क्या हो गया, कैनिंग। कैनिंग का मतलब खूब अच्छे से पकाकर उसके बाद इसको प्रिजर्व करना। जैसे मुरब्बा हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जैम बनाने के लिए किस चीज़ का अनुपात जो है महत्वपूर्ण है, चीनी पैक्टिन का, जल पैक्टिन का, फल पैक्टिन का, चीनी और जल का। तो जल और पैक्टिन का कोई अनुपात नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जल जल जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। फल और पैक्टिन, तो जो जैम बनता है उसमें फल नहीं पड़ता, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ता है, उसका जो है एसेंस का यूज किया जाता है। फल के क्या, एसेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब उसी के खुशबू, उसी के स्वाद की चीज़ें उसमें मिला दी जाती हैं। छोटी सी बॉटल में आता है, 2, 4, 10, 12 बूंद। जैसे एसेंशियल ऑयल आता है ना, वैसे फल का एसेंस जो है आता है। उसके बाद में चीनी और जल, फिर वही बात हो गई, जल को क्या किया जाता है, जल को जला दिया जाता है, चीनी बचता है। तो चीनी और पैक्टिन को बराबर मात्रा में लिया जाता है और उसी को जैम बनाया जाता है। पैक्टिन मतलब आप ये समझ लीजिए कि पैक्टिन का मतलब हो गया आपका पूरा गूदा, पैक्टिन का मतलब हो गया गूदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। थोड़ा जल्दी कराऊंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुकी थी 1 घंटे का, तो इसलिए मैं थोड़ा
जो है जल्दी खींचूंगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। डिब्बा बंद से संबंधित कानून कब लागू हुआ? 1965, 1955, 1960, 1970। तो डिब्बा बंद कानून का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें डिब्बा बंद वाली हैं उसके ऊपर हर चीज़, उसमें कितना नमक, कितना चीनी, कितना तेल, कौन सा चीनी, कौन सा नमक मिलाया गया है, कितने दिन उसको रखना है, कब वो पैक्ड हुआ, कब उसका जो है एक्सपायरी डेट आ गया, सारी चीज़ उसमें लिखी होगी। वही डिब्बा बंद कानून था और वो 1955 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? और इसके में एक चीज़ ये भी बताया है कि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए डिब्बा बंद वस्तु नियम कब आया था? 1970 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाद्य संरक्षण की अवधि से संबंधित है जल की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, संरचना उपरोक्त में से। तो खाद्य संरक्षण की अवधि मतलब कि किसी खाद्य को कितने दिन तक संरक्षण कर सकते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? तो पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व तो सूखे चीज़ों में भी होता है, काजू में, बादाम में, किशमिश में, इसमें भी होता है। संरचना तो कोई मतलब ही नहीं भाई, काजू बादाम इस सब की संरचना कहाँ खराब होती है, फिर भी उसमें पोषक तत्व रहता है। और जल की जो मात्रा होती है, अगर जल ज़्यादा होता है तो कम दिन तक जीवित रहेगा और जल कम होता है तो ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HACCP1 क्या है? HACCP1 क्या है? तो HACCP1 खाद्य सुरक्षा तंत्र है। क्या है? फूड सेफ्टी सिस्टम है। HACCP एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है। ठीक है, कृषि विपणन नहीं है, उपभोक्ता कानून नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा तंत्र है HACCP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है क्यों? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए या विटामिन बढ़ाने के लिए? तो क्रीम निकालने के लिए कच्चे दूध को ही वो मशीनीकृत करके क्रीम निकाले थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सा दूध बोलते हैं? उसी को हम टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। स्किम्ड मिल्क बोलते हैं उसको हम लोग, जिसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है। ठीक है, खमीर खत्म करने के लिए जो किया जाता है, पनीर वगैरह में जो है पनीर वगैरह बनाने के लिए खमीर खत्म करने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है कि खट्टापन ना आए। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए दूध को जो है क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। और विटामिन बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि जो है जब भी किसी भी चीज़ का उपयोग, किसी भी चीज़ों को उस पर केमिकल वाली चीज़ें या आग वाली चीज़ें किया, थोड़ा बहुत उसमें विटामिन वगैरह कम ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैपस आरोग्य नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा निवारण कार्यक्रम को चरणों में लगाना है। हैपस और खाद्य सुरक्षा निवारण मतलब कि जो है दोनों किस तरह से क्या किया जाता है। खाद्य सुरक्षा नियंत्रण जो है, जो निवारण है, और हैपस जो आरोग्य नियंत्रण है, उसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे बाद में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? हैपस के लिए सबसे पहले खतरों का अभिनिर्धारण करना है। मतलब आपको देखना है खतरा कौन सा है और फिर उसका मूल्यांकन करना है कि कितना खतरा है, कौन सा खतरा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 4। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में करना है जटिल नियंत्रण बिंदुओं की अभिनिर्धारण। अब कौन सी मुश्किल चीज़ें हैं, मुश्किल क्या आ सकती हैं, इसका निर्धारण करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? नियंत्रण एवं निवारण के लिए मापदंड, किस तरह से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं और इसका निवारण क्या है, इसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदुओं को मॉनिटर करना। अब जो चीज़ें कठिन है उसको देखना, उसको समझना और फिर उस पर काम करना, ये काम हो जाता है हम लोगों का। और तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करना। उसके बाद ये सारी चीज़ देख लिए, अब फटाफट उसको सुरक्षात्मक उपाय करेंगे। ऑप्शन क्या जाएगा, आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? चौथा है, पहला है, तीसरा है, दूसरा है। चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पैकिंग अपूतित पैकिंग का उदाहरण है? अपूतित पैकिंग का मतलब होता है जो चीज़ें, अपूतित का मतलब यही होता है जो चीज़ें पैक हो रही हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलें। अपूतित पैकिंग का मतलब होता है जो चीज़ें पैक हो रही हैं वो चीज़ लंबे समय तक चलें।
ठीक है। तो क्या है, टेट्रा पैक है, कागज की थैली है, दूध की बोतल, प्लास्टिक थैली, एल्युमिनियम पड़ है। तो टेट्रा पैक का क्या मतलब होता है, टेट्रा पैक में पैक होता है दूध वगैरह, दूध दही ये सारी चीज़ें पैक होती हैं, जूस पैक होते हैं आपकी, वो जो आता है ना वो जिसका शिल्पा सेठी ऐड करती हैं, तो वो सारे जूस आते हैं वो टेट्रा पैक में आते हैं। टेट्रा पैक का क्या होता है, 75% जो लेयर होती है वो किसकी होती है, कागज की होती है, कागज की होती है 75%, ठीक है। इसके बाद में आपकी क्या होती है, 22% जो होती है वो प्लास्टिक होती है, क्या होती है, प्लास्टिक होती है। और जो बचा कुचा होता है वो क्या होता है आपका, वो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम फॉइल होता है, ठीक है। तो टेट्रा पैक, इसमें दूध वगैरह क्या होता है, इसके दूध वगैरह रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है दूध, इसको दूध अच्छे से गर्म करके और इसको रखा जाता है संरक्षित करके, इसमें दूध जल्दी ख़राब नहीं होता। यही दूध कहाँ जाते हैं, एलओसी वगैरह पर जाते हैं, ऊपर जहाँ पर जो है लोग पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पर यही दूध जाते हैं, ताकि सर्दियाँ बर्फ़ पड़ने से पहले इसको पहुँचा दिया जाए, ताकि बर्फ़ जब तक पड़ी रहे तब तक आदमी यूज कर सके इसको, ठीक है। इसी में आपके वो जो मिल्क मेड वाले दूध होते हैं ना, उस वो भी इसी में पैक होते हैं, ताकि जिसको मन करे वो ऐसे पिए, जिसको मन कहे रबड़ी की तरह पिए, जिसको मन कहे वो चाय बनाए, जिसको मन कहे वो पानी मिलाकर उबाल कर दही जमाए, जैसी इच्छा करे। कागज की थैली गल जाएगी, प्लास्टिक की, सिर्फ प्लास्टिक की थैली नुकसानदायक होती है। दूध की बोतल कांच की बोतल होती है, इसमें भी मिल्क मेड की तरह से रखा जाता है, इसको भी संरक्षित किया जाता है। और एल्युमिनियम पराड़ भी बहुत दिन तक नहीं रखना चाहिए कोई चीज़ डायरेक्ट इस पर। तो दूध की बोतल और टेट्रा पैक, यानी कि ए और सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है। सही खतरा क्षेत्र का मतलब है कि जो है खाद्य उत्पादन जो है अगर इससे ऊपर डिग्री सेल्सियस पर अगर जाएगा, फ़ारेनहाइट पर जाएगा, तो नुकसानदायक हो जाएगा। 45 से 115, 41 से 135, 45 से 120, 38 से 145। तो जब भी जो है 41 डिग्री से 135 डिग्री पर जाएगा तो क्या होगा कि वो खराब होने की समस्या आ सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ। 2008, 2006, 2000, 2010। तो 2006 में ये सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, एक्ट लागू हुआ, क्या, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विनिर्माताओं को विद्यमान उत्पाद को आकर्षक नए पैक में प्रस्तुत करना है तो उसके नए पैक, यहाँ पैर नहीं होगा, यहाँ पर पैक होगा, पैक में होने का विज्ञापन करना हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। क्या करना चाहिए, क्या ग्राहक जागरूक बढ़ाना चाहिए, भ्रामक पैकेजिंग की सभी तरीकों को अपनाना चाहिए, कठोर कानून उपयोग करना चाहिए, विश्वसनीय क्रय दिशा निर्देश प्रकाशित करना चाहिए, विश्वसनीय उत्पादों का किसी भी रूप में उपभोग करना चाहिए। तो क्या पूछा जा रहा है, आइए समझिए उसको एक बार, कि किसी भी विनिर्माताओं को विद्यमान, मतलब कि जो वो निर्माता उत्पाद को जो है वो बढ़ावा दे रहे थे, उस उत्पाद को वो अच्छे नए पैक में अगर दोबारा से मार्केट में लाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्राहक जागरूकता बढ़ाना चाहिए, उनको उस पर सारी चीज़ें नोट डाउन कर देनी चाहिए, इसमें इतना तेल मिला है, इसमें इतना ये मिला है, इसमें इतना नमक मिला है, इसमें इतना, इस डेट को बना है, इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राहक जागरूकता बढ़ानी चाहिए। भ्रामक पैकेजिंग के सभी तरीकों को अपनाना नहीं चाहिए, कठोर कानून अपनाना चाहिए ताकि कोई भी किसी को नुकसान ना हो, विश्वसनीय क्रय दिशा निर्देश प्रकाशित करना चाहिए, ठीक है। विश्वसनीय के उत्पादों को किसी भी रूप में उपभोग करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि विश्वसनीय के उत्पादक को आप विश्वसनीय उत्पादों को किसी भी रूप में उपयोग कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लगाने वाला है तो खा लिए, खाने वाला है तो लगा लिए, या आपका जो है आपने विश्वास कर लिया है तो आपको किसी भी तरीके से आप उपयोग कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 कहाँ पर है, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। क्या मिलाना है कि किस चीज को उपयोग करके उसका परीक्षण किया जाता है। सेलिवा नॉफ परीक्षण, ओसोजोन परीक्षण, जेंथोप्रोटीक परीक्षण, माइक्रोजेल्डॉल विधि और एसिड वैल्यू,
ठीक है। मुक्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, एरोमेटिक अमीनो एसिड, रिड्यूसिंग शुगर, राइबोफ्लेविन, कीटो शुगर, प्रोटीन की मात्रा। तो सेलिवानॉफ परीक्षण किसके लिए किया जाता है? सेलिनावानॉफ परीक्षण जो होता है वो आपके कीटोज शुगर के लिए किया जाता है, क्योंकि जब शुगर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो जो आपके वसा होते हैं शरीर में वही क्या होते हैं, मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति को शुगर हुआ रहता है वो व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला जो है सिकुड़ी सा हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका आप लगा देंगे कहाँ पर, यहाँ पर 66वें नंबर पर। ओसाजोन परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ओसाजोन परीक्षण किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है। किसके लिए? रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है ओसाजोन परीक्षण, 6वां चौथा। उसके बाद में क्या होता है? जेंथोप्रोटाइक परीक्षण किसमें कहता है? एरोमेटिक अमीनो अम्ल, मतलब जो अमीनो अम्ल थोड़ी सी खुशबू देते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में माइक्रो जेल डाल विधि किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है माइक्रो जेल डाल विधि प्रोटीन की मात्रा को देखने के लिए किया जाता है। 7वां। उसके बाद में क्या है? एसिड वैल्यू क्या होता है? एसिड वैल्यू मुक्त वसा जो है अम्लों को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा ऑप्शन, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है आपका चौथा, तीसरा, आइए देखते हैं। पहले ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया, तो डेक्स्ट्रीनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, मार्बलिंग और सिनरेसिंग। तो डेक्स्ट्रीनाइजेशन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूखे ताप के अधीन, सूखा ताप। कहने का मतलब आप इसको कोई सूखी चीज़ को भून देते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब इसमें पानी नहीं होता है, इसको आप सूखी चीज़ को ही भून देते हैं। ठीक है, रिट्रीग्रेडेशन क्या होता है? रिट्रीग्रेडेशन होता है कि जो है जल बाहर ना होकर जो है अंदर ही समा जाए, जल बाहर ना होकर अंदर ही समा जाए। जैसे आप आंवले की कैंडी बनाते हैं, तो आंवले की कैंडी को क्या करते हैं हम लोग? आंवले की कैंडी को हम लोग पहले हल्का सा बॉयल करके उसके बाद उसको फोड़ लेते हैं, फोड़ने के बाद उसमें चीनी डाल देते हैं, चीनी डालने के बाद उसको 2-3 दिन धूप में रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको छान लेते हैं, छानने के बाद फिर उसको 3-4 दिन धूप में रखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें शुगर मिलाकर रख देते हैं, नहीं भी मिलाते हैं तो भी चलता है। तो उसके जो तत्व होते हैं ना वो अंदर ही समाहित हो जाते हैं, धूप दिखाने की वजह से अंदर ही समाहित हो जाते हैं। मार्बलिंग क्या होता है? मार्बलिंग होता है कोई चीज़ जम जाना। ठीक है, मार्बलिंग मतलब कोई चीज़ जम जाना। और सिनरोसिस मतलब क्या होता है? सिनरोसिस मतलब ये होता है कि जो चीज़ें जेली नुमा होती हैं उसको कभी भी आप कहीं पर खुला छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अपने आप उसका द्रव जो होता है वो सूख जाता है। तो जेल जो होता है उसका यही चीज़ होता है, जेल आपकी क्रीम होती है, जेल आपका गोंद होता है। आप कभी भी गोंद या क्रीम निकाल कर कहीं लगा कर छोड़ दीजिए, जाकर अभी करके देखिएगा। उसके बाद क्या होगा, 2-3 दिन बाद आप देखेंगे तो उसका जेल सूख जाएगा, वो रबड़ जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो जेली से नमी की क्षत होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिनरोसिस बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इतना सब मैं पहले बोल चुकी हूँ, उसके बाद मैं दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GRA से तात्पर्य क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज सप्लीमेंट, जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज सेफ, जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज सुपीरियर, जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज स्टार्टर। तो इसका फुल फॉर्म होगा जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज सेफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है कि खाद्य रश्मि विकिरण खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें खाद्य के आयनन ऊर्जा में अनावृत किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सामान्य रूप से सिलेनियम क्रोमियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो खाद्य रश्मि विकिरण का मतलब ये होता है, विकिरण मतलब रेज के माध्यम से, जैसे माइक्रोवेव में सौर ऊर्जा के माध्यम से हम कोई चीज़ पकाते हैं तो ये रेज है, किरण है, किरण के माध्यम से हम लोग पकाते हैं।
तो उसका क्या होता है कि खाद्य आयनन ऊर्जा के अनावृत की जाता है। ऊर्जा को क्या किया जाता है, वो आमोनाइजेशन किया जाता है, मतलब कि ऊर्जा को उसमें बदल दिया जाता है, जो रेज होती है उसको ऊर्जा में बदलकर उसको खाद्य जो होता है संरक्षण को बनाया जाता है। जैसे धूप में रखते हैं हम लोग ना, तो धूप में क्या होता है, हमारी चीज़ें जो है संरक्षित हो जाती धीरे धीरे धूप दिखाते, या जिसके पास धूप नहीं आती वो माइक्रोवेव में रखकर इसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य रूप से सिलेनियम और क्रोमियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्या होगा कि आपका ए तो सही है, लेकिन आपका जो आर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेनियम और क्रोमियम के समस्थानिक का प्रयोग किया था, किसी भी जैसे स्थान का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिलेनियम की चीज़ों पर रखें या स्लेम का चीज़ उपयोग करें, सिलेनियम की चीज़ को या क्रोमियम की, जो किसी भी चीज़ को आप उपयोग कर सकते हैं। तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। ब्लांचिंग फल संरक्षण की विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, खाद्य पदार्थ में एंजाइम अक्रियशील बनाना, रासायनिक क्रिया को दरी करना, दरी मतलब किनारे करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, ठीक है, या खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। ठीक है, तो ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है, पानी को उबालना। एक आपने बर्तन में पानी को खूब अच्छे से उबाला, ठीक है, भाप खूब तेज से निकलने लगा, उसमें आपने अपने सामान को क्या किया, डाल दिया। उसमें आपने क्या किया, अपने सामान को डाल दिया और सामान को डाल के ढक दिया, और 5 से 10 मिनट के बाद आपने सामान को निकाला, तो जितने भी उसमें सूक्ष्म जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं और उसको आप उपयोग कर सकते हैं। खास कर ये गोभी के लिए आज के सीजन में उपयोग किया जाता है, मटर के लिए उपयोग किया जाता है, स्ट्रॉबेरी के लिए उपयोग किया जाता है, इन सब फलों और सब्जियों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है कौन सा है, पेपिन, ब्रोमोलिन, अमाइलेज, रेनिन। तो अंकुरण के समय जो आपका एंजाइम सक्रिय होता है वो रेनिन। रेनिन क्यों सक्रिय होता है, रेनिन पाचन में सहायता करता है। आप दूध पीते हो, दूध जैसे शरीर में आता है तुरंत रेनिन उससे रिएक्शन देता है और वो फट जाता है और वो पाचनशील होता है अपने उसमें दूध पेट में। छोटे बच्चे जब उल्टी करते हैं तो आप देखते हो जैसे ही दूध पियेंगे और तुरंत उल्टी करेंगे, तो दूध उल्टी नहीं होता, फटा दूध उल्टी होता है, क्योंकि वो तुरंत रेनिन के जो है सक्रिय हो जाता है। और दूध जब आप बच्चा देखते हो आप बच्चा उल्टी कर रहा है तो वो फटा हुआ दूध उल्टी करता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि अंकुरण के समय आपके रेनिन हो जाता है ताकि वो पच सके, शरीर में जाकर पच सके। अगर पचेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा, वो पचेगा नहीं तो जो है किडनी पर आपके जो है लीवर पर असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि धूप में सुखाने को गर्म पानी में डालकर ब्लांचिंग निकाल लेना चाहिए। सही बात है, जब भी किसी चीज़ को धूप में सुखाना पहले उसको शुद्ध कर लीजिए, उसके जीवाणु वाणु को मार लीजिए, उसके बाद सुखाइए तो वो आपका और अच्छा होता है। ब्लांचिंग के उपयोग में लाया गया उच्च तापमान कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है लेकिन एंजाइम्स को निष्क्रिय नहीं करता। तो कभी भी कोई भी चीज़ तेज आंच पर तेज पानी में डाली जाएगी तो जाहिर सी बात है सूक्ष्म जीव तो मरेंगे ही। जैसे दिया है सूक्ष्म जीवों को मार देता, कुछ नहीं, सारे सूक्ष्म जीवों को जो आना आवश्यक उनको मार देता है, लेकिन एंजाइम निष्क्रिय नहीं होते, लेकिन कुछ एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम बेंजोइड जो होता है वो खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खाद्य को क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है, कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, डिब्बाबंद, बेकरी, एक मिनट, बेकरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि वो अम्लीय मतलब खट्टापन होता है और वो डिब्बे में बंद रहते हैं तो वो और जल्दी अम्लीय होते हैं और जल्दी वो विषाक्त होते हैं। ठीक है, उसमें क्या, उसमें फंगस फफूंद लगता है और फंगस फफूंद में क्या होता है, बोटुलिनम नाम का कीटाणु पैदा होता है, विषाक्त पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा वाक्य सही है? जैम और जेली एक से हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, जैम जेली एक से बिल्कुल नहीं है। जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल और चीनी की आवश्यकता होती है, तो जैम बनाने में अलग से सिट्रिक अम्ल नहीं डाला जाता है। जैम बनाने में जब बेरी क्या कहते हैं, ग्रेप्स, ठीक है, इन सबको जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें सिट्रिक अम्ल रहता है, तो इसलिए क्या होता है, ये आपका कुछ हद तक सही है। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी सही माना है, तो मैं भी इसको बी लगाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं कुछ हद तक। इसमें सिट्रिक एसिड जैम में नहीं मिलाया जाता है। जैम में सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट जब बनते हैं तो उसमें रहता है। स्क्वैश और चाशनी में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर होता है। स्क्वैश में जो है आपके फ्लेवर मिलाए जाते हैं, चाशनी में फ्लेवर नहीं मिलाए जाते हैं, सिर्फ चाशनी होती है, ठीक है। और जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल की मुख्य सामग्री होती है, बिल्कुल ही जैम बनाने में चीनी की मुख्य सामग्री होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पररक्षण जो टमाटर सॉस के लिए तैयार करने में प्रयोग होता है वो क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होती है, ये कीटाणु रोधी होती है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। तो सोडियम क्लोराइड आपका नमक है और सोडियम बेंजोएट आपके खाद्य पररक्षण है जो मिलाया जाता है पके हुए भोज्य पदार्थों में। पररक्षक जो नींबू अचार को तैयार करने में प्रयोग किया जाता है, नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। तो जो नींबू के अचार में प्रयोग किया था वो नमक होता है, इसमें सिट्रिक एसिड नहीं डाला जाता है क्योंकि ऑलरेडी नींबू में सिट्रिक एसिड रहता है। नींबू में तो आप तेल नहीं डालो फिर भी नींबू खराब नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन सब्जियों को छोटे करी वर्गाकार आकार में काटा जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? अब बताएं कि आपका क्या है, स्लाइस, कद्दूकस, डाइस, मसलन। अब आप बताओ, आपका जो लूडो खेले हो, लूडो सबने बचपन में खेला, जब भी कोई चीज़ सीखनी हो ना तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ। आप लूडो खेलो, लूडो को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइस। लूडो को क्या बोलते हैं? डाइस। और डाइस कैसे होता है? ऐसे होता है, और ऐसे होता है, उसमें अपना आपका जो है बना होता है गिनती 6 2 1 4 5 3, ठीक है। तो कैसे होता है? क्या वो स्लाइस में होता है? बिल्कुल नहीं। स्लाइस तो आप वो करते हो, चिप्स बनाते हो, उसको स्लाइस बोलते हैं। कद्दूकस, जो हम लोग आलू और ये सारी चीज़ें कद्दूकस करते हैं, लौकी की हलवा बनाने के लिए, गाजर हलवा बनाने के लिए। डाइस, जो यही वर्गाकार में काटा जाता है। मसलना मतलब आलू का पराठा बनाने के लिए हम लोग वो करते हैं, ठीक है। तो डाइस करना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री में सुरुचक भोज्य पदार्थ सोख जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं बताया था ना मैंने, मैरिनेट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैरिनेट करना बोलते हैं। मैरिनेडन, किण्वन, माल्ट करना और सावरीन भी मैंने बताया था क्या होता है, बताया था ना कि जब जेली बनाना होता है, जब जेल बनाना होता है किसी चीज़ को, और जेल को बनाकर हमने छोड़ दिया खुले में, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके पानी अपने आप सूख जाते हैं, और सूख जाते हैं तो क्या होता है, वो गोंद टाइप का ना रहकर वो कड़ा प्लास्टिक के टाइप का हो जाता है। और मैरिनेट करना बताया था, जो भी खाता होगा मांस मछली सबको पता होगा कि उस पर तेल मसाला लगाकर उसको छोड़ देते हैं 6 8 10 12 घंटे के लिए, और उसके बाद वो अच्छे से मैरिनेट होता है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, मार्ट मतलब किसी चीज़ मीठी चीज़ को पकाना, ठीक है। तो मैरिनेट करना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसको देखते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, नमक का तो सोडियम क्लोराइड। हल्दी का क्या नाम है? हल्दी का क्रोनियम। अजीनोमोटो, जीरा, क्यूमन सीड, जीरा तो जीरा आप जानते हो, ठीक है। अजीनोमोटो क्या है? इसका मोनोसोडियम ग्लूटामेट का रासायनिक नाम है अजीनोमोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट। सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम खर्च में भोजन संरक्षण दिखाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? भाषण। क्या आप भाषण देकर समझा सकते हैं? सामूहिक वार्तालाप देकर समझा सकते हैं। प्रयोगशाला विधि दिखाकर, प्रयोगशाला में जाकर कर सकते हैं। प्रदर्शन, तो सबसे कोई भी चीज़ किसी को सिखानी हो तो प्रदर्शन विधि। आपको किसी को बताना हो कि आप कम खर्च में संरक्षण कर सकते हैं तो आप अचार में नमक मिलाइए, आप दिखाइए, देखिए मैंने ये अचार बनाया था, इसमें मैंने नमक मिलाया था और ये देखिए संरक्षित है।
तो क्या होगा, लोग समझेंगे, उसको चखेंगे, देखेंगे हाँ नमक तो इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब नमक से ये संरक्षित है। या आप उनको ये दिखाएंगे कि जो है देखिए मैंने क्या किया, दूध को गर्म किया और फ्रिज में रख दिया, अभी कुछ देर जो है 10-12 घंटे बाद गर्मी में निकालूंगा, तब भी ये क्या रहेगा, दूध फटेगा नहीं। ये प्रदर्शन विधि है, इस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि कौन सी है? रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन, नमक और चीनी, इनमें से सभी। तो रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज, डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, नमक और चीनी मतलब नमक से अचार, चीनी से जैम, मुरब्बा, इनमें से सभी। तो मैं इसमें बता रही हूँ इनमें से सभी। इसका आंसर आप सही कीजिएगा, बी लगाया है, इसको डी होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बताऊँ आपको कि जब भी आपको क्या है, खाद्य संरक्षण घरेलू भी, तो रेफ्रिजरेट कर लीजिए, आप दूध गर्म करके फ्रिज में रख लीजिए, सब्जी बना कर रख लीजिए, तो वो सही हो जाता है। डिहाइड्रेशन, आप किसी चीज़ को सुखा लीजिए, पापड़ वगैरह हम लोग चिप्स वगैरह कैसे बनाते हैं, सुखा कर ही तो उपयोग करते हैं। नमक और चीनी के माध्यम से हम लोग जैम बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, अचार बनाते हैं, तो ये सब होता है क्या, घरेलू संरक्षण विधि होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही कर लीजिएगा, ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से आपके आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रुग्णावस्था यानी कि रोगी की अवस्था में उच्च पोषक स्तर का निरंतर आपूर्ति करना चाहिए, सही बात है भाई, पोषण उसको देना चाहिए, नहीं तो वो आदमी रोगी हो जाएगा और उसको पोषक स्तर अगर अच्छा नहीं होगा, बीमार हो जाएगा वो। ठीक है, फिर बीमार मतलब और बीमार हो जाएगा वो। ठीक है, शरीर को प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। किसी की कमर दर्द हो रही है तो उसको आराम देना चाहिए, हाथ पैर दर्द है उसका तो आराम देना चाहिए, हाथ उसका फ्रैक्चर हो जाए, पैर उसका फ्रैक्चर हो जाए तो उसको आराम कराना पड़ेगा ना, इसलिए इनमें से सही भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक, नींबू का रस, गंधक अम्ल या आलू। तो स्ट्रॉबेरी और चेरी के जैम को जमाने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है वो, तो उसमें इसलिए नमक इसमें नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, गंधक यानी कि आपका सल्फर नहीं मिलाया जा सकता, आलू बिल्कुल खराब हो जाएगा, नींबू का रस इसलिए मिलाया जाता है कि एक तो खट्टा रहे, ऊपर से जो उसमें चीनी पड़ी ना वो क्रिस्टलाइज ना हो, मार्वलेशन ना हो, मतलब कि वो जमे नहीं। ठीक है, जैसे चीनी जम जाती है ना, वो जमे नहीं, इसलिए उसको खट्टा उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को कितना फ़ारेनहाइट चाहिए? 0 से 40, रुक जाती है मतलब कि नहीं चाहिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए, 35 से 40 या 0 से 97। तो 35 से 40 फ़ारेनहाइट में अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं, इतना उनको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है क्या? फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, बिल्कुल सही है, अरे सॉरी बिल्कुल सही है, जब आप जैम बनाएंगे तो उसको गर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, इनमें से निहित वायु को बाहर निकालकर सीलबंद करना, बिल्कुल सही है भाई, इसको सीलबंद करना पड़ेगा, इसको जो है बोलते हैं ना एयर टाइट कंटेनर बनाना पड़ेगा। उसे धीरे धीरे पकाना, अगर धीरे धीरे नहीं बोतल को पकाएंगे तो फूट जाएगी। कांच की बोतल, कांच का गिलास आप देखिए, अभी तेज उबाल में रख दीजिए तो फूट जाता है। उसमें गंधक का मिलाना है, सांद्र गंधक यानी कि अम्ल में वो सल्फर मिलाना, सल्फर नहीं मिलाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट है, और बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक है अगर, तो ये तीनों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, भंडारण गृह में नमी होने पर डिब्बों में क्या करना चाहिए? डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रख दे। ठीक है, तो पूरा चिपचिप, पूरा आगे अगल बगल सब तेल ही तेल हो जाएगा। डिब्बों को पानी में रख दे तो ज़रूर से नमी लग जाएगी। डिब्बों को गर्म जल में रख दे तो भी नमी लग जाएगी। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ दे, तेल में वस्त्र में तेल लगा ले और डिब्बे के चारों ओर रगड़ दे तो नमी अंदर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि तेल और पानी आपस में दोस्त नहीं है। बोलते हैं ना कि भैया तेल पानी दोस्ती नहीं हो सकती। बोलते हैं कि जिसकी दोस्ती हो सकती, तेल और तेल की दोस्ती हो सकती, तेल और माचिस की दोस्ती हो सकती, लेकिन तेल पानी की दोस्ती नहीं हो सकती। बोलते हैं ना कि अरे कहाँ वो कहाँ हम तो तेल वो तो पानी, हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? बहुत लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं, तो वही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोग को लग रहा होगा ना मैं थक गई, वास्तव में थक गई, क्योंकि मैं 1 घंटे का वीडियो बना चुकी थी। उसके बाद मुझे दोबारा उसी आवाज़ में उसी तरह से बोलना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़रूर थका फील कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई देखो, एक तो देखने वाले कम हो, ठीक है, 50-60 लोग देखते हो, वो तो दिल में कहीं जाके ऐसे छुप जाता है, और ऊपर से लाइक और कम लोग करते हो, वो तो दिल मेरा टूट जाता है, और कमेंट और भी कम लोग करते हो तो समझ लो चकनाचूर हो जाता है। तो कम से कम बचा तो लो दिल को मेरे, वरना टूट जाएगा तो आपके लिए काम कौन करेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दिया करो। चलो नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थों को बिगाड़ने वाली किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? जैविक खाद्य की उपलब्धता, उपयुक्त तापक्रम की, वायु की, उपयुक्त पीएच की। तो आपको पता है जब वायु की कमी हो जाती है, वायु में होती है नमी, और वायु में जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ है वो अपने आप संरक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती है, मतलब एंजाइम खराब हो जाती हैं? किसमें? अपू अपूपियन, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, अपूपियन बताया था ना मैंने शुरू में, हाँ याद होगा कि मैंने क्या अपूपियन आपको बताया था? अपूपियन मैंने, अगर याद हो तो बताइए जल्दी जल्दी। अपुपनित मतलब क्या होता है? अपुनित पैकित मतलब होता है विसंक्रमण करना। क्या होता है? विसंक्रमण, जो संक्रमण है उसमें उसको खत्म करना होता है अपुपिनियन मतलब, ठीक है। तो अपुपियन, ठीक है। वर्णहीन करना मतलब रंग हटाना, निर्जलीकरण करना और अचार बनाना। तो रंग हटा दिए तो इसका मतलब वो सही है, अच्छा किया आपने, अगर रंग चढ़ा रंग हटा दिए। अपुपैन, उसको जो है आप संरक्षीकरण विसंक्रमण कर दिए, बहुत अच्छी बात है। निर्जलीकरण, अचार बनाना। किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? जब आप उसको सुखाते हैं ना तो एंजाइम विकृत हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो विकिरण विधि यानी कि जो सूर्य के सामने हम लोग रखते हैं खाद्य पदार्थों को, वो अच्छी है। कौन सी विधि वैज्ञानिक है? ऊपर से विकिरण जो माइक्रोवेव वाली चीज़ है वो भी आपकी क्या है? सही है। तो विकिरण विधि आपकी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण को सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि विकिरण विधि कहते हैं। विकिरण विधि एक परिरक्षण, एक भौतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है तथा रेडियोधर्मिता जैसी कोई भी समस्या नहीं रहती है। इस विधि में खाद्यान्नों को संक्रमित करने वाले जीवाणुओं और कीड़ों को आंशिक रूप से विनाश कर दिया जाता है, क्योंकि विकिरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनके डीएनए को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको पता है सिरका का रासायनिक क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है, नींबू का अम्ल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, एसिटिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये थोड़ा कट गया है, मैं इसको लिखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गोल्डन ऑबलांग मान्य मानक है। गोल्डन ऑबलांग मान्य मानक है, ठीक है। स्थानिक संबंध के लिए, फर्नीचर व्यवस्था के लिए, गृह सज्जा के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो गोल्डन ऑबलांग स्थानिक मानक क्या है? जो बहुत पहले यूनानियों के अनुसार ये मान्यता थी कि जो है संबंध जो अपने स्थानिक आधार पर, मतलब स्थानिक अपना स्थान के आधार पर जो संबंध रहते थे तो उसको बराबर भागों में क्या किया? विभाजित करके इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कोई भी चीज़ रहती थी तो इसमें क्या होता था कि जो है जो मतलब यूनानी लोग थे वो कोई चीज़ अगर करते थे, मानते थे, तो पहले उसको किस अवस्था में बांटना था उसको बंटवारा करता था। गोल्डन ओबलांग दो चीज़ें हैं, जिसको ओबलांग, गोल्डन ओबलांग एक शारीरिक चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये जो है ये आपके स्थानिक संबंध के लिए माना जा रहा है कि स्थान के संबंध को बराबर उसमें बांटा जाता था, किसका संबंध किससे है, ठीक है। और उसका संबंध किससे है इसको बांटा जाता था। तो अगर किसी का संबंध कभी कभी बहुत अच्छे उसमें
बंटवारे में गया तो उसको कभी कभी क्या बोल देते थे, गोल्डन ओबलांग, मतलब कि सुनहरा, भव्य से सुनहरा जो है ओबलांग उसको बोल दिया जाता था। तो वो क्या है, स्थानिक समय से स्थानिक संबंध के लिए ये मानक है। ठीक है, किसके लिए है, स्थानिक संबंध के लिए ये मानक है। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना क्वेश्चन किए। ठीक है, आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पूरा कर लिया, आज हम लोगों ने खाद्य संरक्षण पूरा कर लिया। आज हम लोगों ने खाद्य संरक्षण एवं संग्रह पूरा कर लिया। कल हम लोग करेंगे भोज्य पदार्थों में मिलावट। कल हम लोग क्या करेंगे, भोज्य पदार्थों में मिलावट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते, क्या करें। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है, कि ये नेक्स्ट आपका चैप्टर है, इसको भोज्य पदार्थों में मिलावट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा, भोज्य पदार्थों में मिलावट। क्या है कि मिलावट को सूची 2 से और सूची 1 में मिलाना। काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है, मिर्ची पाउडर में क्या मिलाया जाता है, हल्दी में क्या मिलाया जाता है, धनिया पाउडर में। बहुत आसान है, ये तो सभी लोग बता लोगे आप लोग। काली मिर्च में पपीते की बीज, मिर्ची पाउडर में ईंट, हल्दी में मेलेटिन पीला, धनिया पाउडर में गाय का गोबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। PFA का फुल फॉर्म क्या है, PFA का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेशन आपू, आप होना चाहिए आपू, फोर्टिफाइड अडल्ट्रेशन, प्यूरी फोर्टिफाइड फैटी एडिस्ट, प्रिवेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन और प्यूरिफाइड फैटी एडिस्टन। तो एसिड्स। ठीक है, तो आपका क्या है, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ, मैंने आपको बताया है जब फूड अडल्ट्रेशन पढ़ाया था, प्रिवेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा इसका जो है फूड अडल्ट्रेशन जो था उसका एक्ट 1954 में पारित हुआ था। 1955 में PFA नियम बनाया गया था। ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन नियम कब बनाया गया था, 1955 में, और जो है 1954 में ये नियम पारित हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किया जाने की पद्धति क्या है। ठीक है, उसकी पद्धति क्या है, आइए देखते हैं। FFI, FIF, FIFO, FOFI। तो FFI, FIF, FIFO, FOI में FIFO यानी कि ये होगा। अब FIFO का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके पास कोई माल आया, आपने उसको रखा नहीं, आपने तुरंत उसको भेज दिया, वही ये कच्चा माल संसाधित माल होता है। ठीक है, आपके पास कोई माल कच्चा आया और आपने तुरंत उसको बेच दिया बाहर। कहने का मतलब आपने सब्जी उगाई है और सब्जी जैसे ही खेत में से लेकर आए आप तुरंत ही उसको बेच दिए। जैसे क्या होता है, गोभी होता है, आलू होता है, मिर्चा होता है, इसको लोग रखते नहीं है, जो खेती करते हैं वो तुरंत खेत से लाए, उसके पहले ही तय वय कर लेते हैं और जैसे आता है उसी दिन नहीं दूसरे दिन पैक किए और उसको बाहर जहाँ भेजना भेज दिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, FIFO यानी कि फीफो बोलते हैं उसको, FIFO। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, PFA क्या कहते हैं, FIFO इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अभी को हम लोगों ने देखा था कि 1954 में अधिनियम ये बना था और जो है 54 में लागू हुआ था और 1955 में ये नियम बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में मुख्य रूप से किसकी मिलावट की जाती है। यूरिया की, कीटनाशक, लौह भराव, अर्जीमोन। तो आप सबको पता है कि सरसों के तेल में अर्जीमोन नाम की तेल की मिलावट की जाती है, जिससे क्या होता है, ये झराता, मतलब कि आँख और नाक में लगता बहुत ज़्यादा है। जब आप इसको पकाएंगे तो आँख नाक में बहुत तेज़ से ये लगेगा और इसी वजह से आँख की ज्योति कम हो जाती है। अनावश्यक जुकाम होता है, बिना मतलब वाला, मतलब वो सर्दी नहीं लगती है, वो बस नुकसान करने वाला जुकाम होता है अर्जीमोन से। ठीक है, नेक्स्ट यूरिया किस में मिलाया जाता है, यूरिया दूध में मिलाया जाता है। लौह भराव किस में मिलाया जाता है, लौह भराव आपके जो है जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें आयरन वगैरह बाहर से अगर मिलाया जाता है तो बहुत ऐसा होता नहीं है। कीटनाशक आपके उसमें सामानों में मिलाया ही जाता है। ठीक है, लेकिन सरसों के तेल में अर्जीमोन मिलाया जाता है। चलिए इसके बाद में सरसों के
तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाइट्रिक अम्ल मिलाकर सरसों के तेल की जांच को नापा जाता है, मापा जाता है। प्रायः दही में मिलावट की जाती है रेत की, माड़ की, पानी की, ब्लीचिंग पेपर की। तो दही में जो मिलावट की जाती है वो आपकी किसकी मिलावट की जाती है? तो दही में आपकी किसकी स्टार्च की मिलावट की जाती है। ऑप्शन सही कीजिएगा। पानी दूध में मिलाया जाता है, दही में नहीं, ठीक है। मट्ठे में पानी मिलाया जाता है, दही में स्टार्च मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। केसरी दाल में मिलावट के तत्व के रूप में क्या मिलाया जाता है? अरहर दाल में, मैदा में, दलिया में, मूंगफली में। तो अरहर दाल में मिलाया जाता है केसरी दाल, खेसारी दाल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दलिया में मिट्टी, बालू, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है। मैदे में आपके स्टार्च, रेत, बालू ये मिलाया जाता है। मूंगफली में आपके उसी की तरह से जो है कलर करके जो है गिट्टी, ईंटें मिलाए जाते हैं। अरहर की दाल में केसरी दाल की मिलावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिर्ची पाउडर में क्या मिलाया जाता है? चकोरी, चाक, इमली पाउडर, ईंट का पाउडर। तो मिर्ची पाउडर में अधिकतर ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। चिकोरी कॉफ़ी में मिलाई जाती है। चाक, खड़िया चीनी में मिलाया जाता है। इमली पाउडर भी किस में मिलाया जाता है? आपके कॉफ़ी में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है पॉलीफिनॉल, आइसोफ्लेवोनाइड्स, फ्लेवोनाइड्स और करक्यूमिन। तो आपको पता है कि हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल क्या होता है? करक्यूमिन होता है, यानी कि उसका कलर भी करक्यूमिन होता है, ठीक है। और जो है करक्यूमिन हल्दी में होता है उसका जो है, ठीक है। और हल्दी में मिलावट किसकी होती है? लेड क्रोमेट की मिलावट होती है, पीले कलर की मिलावट होती है। तो ये आपके जो कलर है ना हल्दी का, वो करक्यूमिन वाला है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन कितने थे? 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे आज आपके 50 करीब। और कल हम लोग इसी को 10 क्वेश्चन के आगे करेंगे, ठीक है। कल हम लोग 10 क्वेश्चन के आगे करेंगे। और मैं क्या बताऊं, आपका ये वीडियो आपको बहुत पहले मिल गया होता, लेकिन किस्मत मेरी ख़राब है। मैंने वीडियो अपलोड जो है वो किया, बनाया, और उसके बाद वो फ़ोन मेरा ऑफ हो गया, और ऑफ होने की वजह से फ़ोन में वो वीडियो सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन कर क्या सकते थे, मुझे दोबारा बनाना पड़ा। दोबारा मैं बनाई, लेकिन फिर भी ठीक है। आप लोग जो है इसी तरह से सहयोग देते रहिए। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको दिल से धन्यवाद। और जितने लोग मेरा हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।